मैच से पहले माहौल इतना गर्म हो गया है कि इंडिया को ये मैच अब जीतना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ऋषभ पंत इंजर्ड हो चुके हैं, बुमराह ये मैच खेलेंगे नहीं। इसका मतलब इंडिया की प्लेइंग 11 होगी क्या, ये किसी को नहीं पता। इंडिया से जहां ऋषभ पंत और बुमराह नहीं है, वहीं इंग्लैंड से आर्चर और बेन स्टोक्स भी नहीं है। उधर से बेन स्टोक्स गुस्से में है, इधर से गौतम को गुस्सा आ गई है। मतलब ये मैच एकदम कमाल होने वाला है। अभी सबसे बड़ा सवाल सबका यही है कि ये मैच जीतने कौन वाला है भाई। देखिए, आज इंडिया और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच स्टार्ट होना, और ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही काफी ज्यादा हीटेड हो चुका है। एक्चुअली में इस मैच से पहले काफी सारी चीजें हो गई हैं जो इस मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना चुकी हैं। और पहली चीज उसमें यह है कि बेन स्टोक्स से हाथ ही नहीं मिला रहे थे जडेजा आखिरी मैच में। उस मैच में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। बेन स्टोक्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और वो बहुत गुस्से में नजर आए थे। बाद में अभी गंभीर की क्यूरेटर से लड़ाई हो गई और वहां पे गंभीर बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए हैं। ऐसे में ये मैच बहुत ज्यादा हीटेड तो हो ही गया है, साथ में मैच इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इंडिया इस मैच को जीतेगी तो सीरीज में बराबरी करके लौटेगी इंग्लैंड से। ऐसे में ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, लेकिन ये मैच इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लैंड अगर ये मैच हार भी जाती है तो भी वो सीरीज नहीं हारेंगे। इंग्लैंड अगर ये मैच ड्रॉ भी करा ले तो भी वो सीरीज नहीं हारेंगे, बल्कि जीत जाएंगे। और इंग्लैंड अगर ये मैच जीती तो फिर तो वो सीरीज 3-1 से जीतेंगे। बीजीटी जैसे वो एक तरफा इंडिया को हरा देंगे। बट अभी सवाल यही है कि इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, तो ये मैच आखिर में जीतने कौन वाला है, ये मैच होगा कैसा। अब देखिए, इंडिया की प्लेइंग 11 में तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, वो देखने लायक होंगे, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या होगी और क्या इंग्लैंड की प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग इनफ है इस ग्राउंड में जीतने के लिए। पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है जैक क्रॉले और बेन डकेट का। अब जैक क्रॉले लास्ट मैच से पहले 6 इनिंग के अंदर 150 मार पाए थे और ये काफी सारे मैचेस में लगातार फ्लॉप थे। जैक क्रॉले लास्ट मैच में ड्रॉप भी हो सकते थे, लेकिन ये ड्रॉप नहीं हुए सिर्फ एक कारण से, और वो ये रीजन था कि मैनचेस्टर के अंदर इनका एवरेज 59 का था और वही हुआ। मैनचेस्टर में जब ये बैटिंग करने आए तो इन्होंने 84 रन बनाए और इनकी पूरी की पूरी फॉर्म रीगेन हो गई। अभी बात यही है कि जैक क्रॉले इतने कमाल के बैट्समैन नहीं है, इनका एवरेज 31 का है। ओवल में इन्होंने मैचेस नहीं खेले, लेकिन लास्ट मैच में 84 रन मार के आ रहे हैं। अब लास्ट मैच की फॉर्म इनको बहुत हेल्प करने वाली है इस मैच में भी, और यही इंडिया के लिए दिक्कत का विषय है। वैसे अगर जैक क्रॉले दिक्कत का विषय ना भी बने तो इसके बाद दिक्कत का विषय आते हैं बेन डकेट। बेन डकेट ने पूरी सीरीज में बहुत रन बनाए हैं और लास्ट मैच में तो इस 100 बॉल में 94 रन बना चुके थे। बेन डकेट ने लास्ट बॉल में पूरा बैट बॉल वाली इनिंग खेली थी, और बेन डकेट लास्ट मैच में बस नहीं, उसके पहले भी 149 रन 62 रन और ऐसी इनिंग खेल चुके हैं। अब ऐसे में जो दोनों ओपनर बहुत अच्छे फॉर्म में है, लास्ट मैच में 164 की पार्टनरशिप करके आ रहे हैं, ये इंडिया के लिए हेडेक की बात है। हालांकि इसके बाद इंडिया के लिए हेडेक वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके बाद बैटिंग में ऑली पॉप आते हैं। ऑली पॉप भले ही लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी मार के आए हैं, लेकिन ये पूरी सीरीज में फ्लॉप थे। पहले मैच की पहली इनिंग में इन्होंने 106 रन मारे थे, उसके बाद ये लगातार 5 इनिंग में 50 रन भी नहीं मार पा रहे थे। तो ऑली पॉप लगातार चोक करते गए और इंडिया के लिए दिक्कत की वजह से नहीं थे। लेकिन बात यह है कि ऑली पॉप ने ओवल के अंदर बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रखा है। देखिए, जो ओवल ग्राउंड है यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेस हुआ करते थे जब ऑली पॉप खेला करते थे तो, और ऑली पॉप ने फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर 94 के एवरेज से 2500 रन सिर्फ ओवल में बनाए हैं। अब ओवल के अंदर इनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि यहाँ ऑली पॉप लिटरली सेंचुरी मार सकते हैं। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई है, क्योंकि ओपनर ये आउट करेंगे तो इसके बाद फर्स्ट डाउन का प्लेयर यहाँ बहुत डोमेस्टिक खेला है, मतलब ये भी रन यहाँ पे बनाएगा। और अगर ऑली पॉप नहीं बनाएंगे तो इसके बाद जो रूट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। जो रूट जो पहले 2 मैच में 50 बस मार पाए थे, सेंचुरी नहीं मार पा रहे थे, लॉर्ड में लिटरली सेंचुरी मारते हैं। और लास्ट मैच में 150 रन मार के आ रहे हैं मैनचेस्टर के अंदर। अब जो रूट की बात मैं क्या ही करूं, जो रूट ने तो सारे रिकॉर्ड वैसे भी तोड़ दिए हैं, सिर्फ सचिन के बिहाइंड ये बचे हुए हैं। ऐसे में जो रूट के ऊपर सबकी नजर यही रहती है कि जो रूट सेंचुरी मारेंगे या दोहरा शतक मारने वाले हैं, क्योंकि जो रूट रन तो मारने ही वाले हैं। ओवल के अंदर अगर हम जो रूट के रिकॉर्ड देखें तो 11 मैच में इन्होंने 793 रन बनाए, इनका एवरेज 41.73 का है। और जो रूट के बाद इनकी बैटिंग डाउन जानी चाहिए थी, क्योंकि जो रूट सबसे बेहतरीन बैट्समैन है और ओपनर इनके हो गए हैं। जब जो रूट भी आ चुके हैं, मतलब 4 बैट्समैन तो ऑलरेडी हो गए, पर इंग्लैंड की बैटिंग इसके बाद और ज्यादा मजबूत होती जाती है, क्योंकि जो रूट के बाद बैटिंग करने हैरी ब्रूक आते हैं। हैरी ब्रूक का ओवरऑल एवरेज 59 का है। सिर्फ लास्ट टेस्ट मैच में हैरी ब्रूक ने रन नहीं मारे, उसके पहले हर मैच में रन मार रहे थे, सेंचुरी भी मार चुके हैं, 99 रन भी मार चुके हैं। कमाल बात है कि हैरी ब्रूक उस ग्राउंड के अंदर 50 के एवरेज से रन बनाते हैं, और हैरी ब्रूक रन बना सकते हैं। एक समय जब 2023 के अंदर 13 करोड़ 25 लाख रुपए में हैरी ब्रूक आईपीएल में आए थे और फ्लॉप थे, तो सब लोग इनको ट्रोल कर रहे थे। इंडियंस को लग रहा था कि ये कैसे इंग्लैंड में प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन अभी इंडियंस को समझ में आता है कि कैसे इंग्लैंड में प्लेयर आ रहे हैं।
ऐसे प्लेयर आ रहे हैं जो सक्सेसर कहे जा रहे हैं, जो रूट के लगातार रन बना रहे हैं, और ये करके दिखाया है हैरी ब्रूक ने। हैरी ब्रूक तो यहाँ पक्का रन बनाने वाले हैं, और हैरी ब्रूक नहीं भी बनाएंगे तो इसके बाद जेमी स्मिथ है। जेमी स्मिथ भी इस सीरीज में 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ जहां जो रूट ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं, वहीं जेमी स्मिथ ने भी 400 से ज्यादा रन बना दिए हैं। ये इंग्लैंड के सबसे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन माने जा रहे हैं। इवन इनको भी जो रूट का सक्सेसर कहा जाने लगा है। इनका भी ओवरऑल एवरेज 55 का है, और ऐसे में जब ये हर इनिंग के अंदर 55 रन के एवरेज से रन बना ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये चल सकते हैं। ये है इनकी ओवर पैक्ड बैटिंग, और यहाँ पे स्टोक्स नहीं होने वाले हैं। अब स्टोक्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वर्कलोड के लिए इनको भी रेस्ट दिया गया है, और इंग्लैंड की टीम में 3 बड़े चेंज हुए हैं। अब इंग्लैंड की टीम में चेंज कौन है? तो सबसे पहला चेंज ये है कि स्टोक्स की जगह यहाँ पे जैकब बैथेल आए हैं। हाँ, बैथेल वही बैथेल हैं जो लिटरली आरसीबी की टीम में थे। 2025 आईपीएल में आपने इनको देखा था, और ये रन भी मार रहे थे। 2025 आईपीएल में आरसीबी ने इनको 1 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। वहां पे जब भी इनको मौका मिला इन्होंने रन बनाए थे, और अभी ये रिप्लेसमेंट में आए हैं बेन स्टोक्स के, और ये लिटरली काफी बढ़िया नंबर के साथ बैटिंग करते हैं। जैकब बैथेल ने अभी तक मिला जुलाकर 3 टेस्ट मैच खेले हैं, 260 रन बनाए, और इनका जो एवरेज है 52 का है। मतलब बैटिंग से काफी बढ़िया रिप्लेसमेंट है बेन स्टोक्स का। लेकिन बॉलिंग से इनका रिप्लेसमेंट कौन होगा? तो देखिए, इंग्लैंड ने काफी बढ़िया चाल चली है। बेन स्टोक्स जैसे ही गए हैं, तो बेन स्टोक्स की जगह इन्होंने एक परमानेंट बॉलर को डाला है, और उधर से डॉसन को भी ड्रॉप कर दिया ताकि बैथेल यहाँ पे स्पिन भी कर पाए। तो इनकी बॉलिंग लाइनअप अभी पूरी चेंज हो गई, क्योंकि बेन स्टोक्स को रेस्ट मिला है। तो इनके साथ यहाँ पे कर्स भी चले गए हैं, इनके साथ यहाँ पे आर्चर भी चले गए हैं, डॉसन भी चले गए हैं। अभी बॉलिंग लाइनअप जो इंग्लैंड की होने वाली है, यहाँ पे आने वाले अकिंसन, गस अकिंसन की वापसी हो गई है। साथ में ओवरटन भी आए हैं, जोश टंग की भी वापसी हुई है, और क्रिस वोक्स के साथ ये चारों बॉलर काफी बढ़िया बॉलिंग यूनिट बनाने वाले हैं। देखिए, बेन स्टोक्स के जाने के बाद मैं कह सकता था आंख बंद करके कि इंग्लैंड की बैटिंग तो नहीं, लेकिन इनकी बॉलिंग बहुत कमजोर हो गई है। क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग के आधे विकेट तो बेन स्टोक्स लेके जाते थे, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग कमजोर नहीं हुई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग में 4 परमानेंट बॉलर आ चुके हैं, और स्पिनर को इन्होंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो बैथेल कर लेंगे थोड़ी बहुत स्पिन। यहाँ पे इन्होंने 4 मेन बॉलर ले रखे हैं। अब क्रिस वोक्स तो वैसे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। साथ में इन्होंने जोश टंग को लिया है। जोश टंग कर्स का सॉलिड रिप्लेसमेंट है, ये भी ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं। साथ में इन्होंने ओवरटन को लिया है। ओवरटन ने भी अभी तक ऐसे टेस्ट मैच खेले नहीं है, मतलब ये भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनकी बॉलिंग मजबूत है, अभी भी इनकी बॉलिंग काफी बढ़िया और ये टीम काफी अच्छी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने गस अकिंसन की वापसी कराई है। इस बंदे को मैं पहले मैच से कह रहा था कि इनको खिलाया जाना था, क्योंकि गस अकिंसन बहुत कमाल के बॉलर हैं। गस अकिंसन ने 12 मैच के अंदर 55 विकेट ले रखे हैं। अभी करंट टाइम में इंग्लैंड की पूरी टीम में सबसे कम एवरेज इनका है 22 का। साथ में बैटिंग करना भी जानते हैं। 350 रन ये बैट से बना चुके हैं, मतलब ये कमाल की बैटिंग और बॉलिंग करने वाले हैं। अब देखिए, अगर बेन स्टोक्स फंस जाते तो इनकी पूरी टीम कमजोर हो जाती, लेकिन इंग्लैंड ने क्या चाल चली, इन्होंने एक स्पिनर भी हटाया बेन स्टोक्स के साथ, और बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट वैसे भी स्पिन कर लेता है। साथ में इन्होंने 4 परमानेंट बॉलर डाले और एक ऐसा बॉलर डाला फास्ट बॉलर जिसका एवरेज 22 का है। मतलब बेन स्टोक्स के जाने के बाद भी इनकी बहुत ओवर पावर्ड बैटिंग के साथ इनकी ठीक ठाक बॉलिंग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रही है। और अभी मैं कह सकता हूँ कि इंग्लैंड की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और किस तरीके से इंडिया इनको हरा सकती है इस टेस्ट मैच में, इसको जानते हैं। देखिए, इंडिया से ओपन करने के लिए तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ही आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के ओपनर वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है अभी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। यशस्वी जायसवाल की तो बात ही नहीं है, वो लगातार रन बनाते हैं, उनका 50 का एवरेज है। हालांकि यशस्वी जायसवाल की एक दिक्कत है कि एक इनिंग में रन बनाने के बाद दूसरे इनिंग में फ्लॉप रहते हैं। लगातार इस सीरीज में यही हुआ है। पहले मैच में इन्होंने पहली इनिंग के अंदर 101 रन मारे, अगले इनिंग में 0 में आउट हो गए। इसके बाद सेकंड मैच में भी पहली इनिंग में 87 रन के बाद ये सेकंड इनिंग में जल्दी आउट हो गए। इसके बाद लास्ट मैच में भी पहली इनिंग में इन्होंने 50 मारी थी, लेकिन सेकंड इनिंग में 0 पर आउट हो गए थे। तो यशस्वी जायसवाल के लिए ये दिक्कत वाली बात है कि इन्हें दोनों इनिंग में परफॉर्म करना होगा, लेकिन ये परफॉर्म तो कर रहे हैं। बट इनके साथ ही ओपन आते हैं केएल राहुल, और केएल राहुल दोनों इनिंग में परफॉर्म करते हैं। केएल एक ऐसे बैट्समैन है जो सेंचुरी से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। देखिए, यशस्वी जायसवाल को अगर आप देखेंगे तो एक इनिंग में अगर सेंचुरी आ गई तो इन्होंने अपना काम कर दिया। आप सेकंड में जल्दी भी आउट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट केएल राहुल एक ऐसा बंदा है जो एक इनिंग में सेंचुरी मारता है और अगली इनिंग में फिर से 50 मार के जाता है, क्योंकि उसे टीम को संभालना है। केएल अभी प्लेइंग 11 में सबसे डिपेंडेबल, सबसे प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, जो हमेशा रन बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे कोई बनाए या ना बनाए। लास्ट मैच में केएल ने पहली इनिंग में 46 रन मारे, उसके बाद सेकंड इनिंग में इन्होंने 90 रन मार दिए। ऐसे ही केएल राहुल इससे पहले सेंचुरी मार के आ रहे हैं, उससे पहले भी उन्होंने सेंचुरी मारी थी। तो केएल राहुल की तो बात ही हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल अभी के टाइम में वन ऑफ द डिपेंडेबल बैट्समैन है पूरी इंडियन टीम में।
बट इंडियन टीम के ओपनर इतने अच्छे होने के बाद भी इंडियन टीम की बैटिंग में दिक्कत है और वो दिक्कत आती है फर्स्ट डाउन के खिलाड़ी में। देखिए इंडियन टीम में फर्स्ट डाउन के अंदर कोई खिलाड़ी समझ में नहीं आ रहा है। इस सीरीज के अंदर सबको ट्राई करके देख लिया गया है लेकिन कोई भी चला नहीं है। करुण नायर को लगातार मौके दिए गए लेकिन वो एक भी 50 रन नहीं मार पाए तो उन्हें लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया है। साई सुदर्शन को 2 मैच खिलाए गए, वो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए हैं, सिर्फ एक 50 आई है और इसीलिए उनको भी ड्रॉप कर सकती है टीम इंडिया। बट ये मैच जो है ये आखिरी मैच है सीरीज का और यहाँ पे गौतम गंभीर एकदम से अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं लाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एक बार फिर से खेलने के लिए साई सुदर्शन ही आने वाले हैं, ये बात तो तय है। वैसे साई सुदर्शन अगर इस मैच में खेलने आएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि अब तो वो रन बना दें भाई, क्योंकि साई सुदर्शन को 4 मौके मिले हैं, एक 50 से काम नहीं चलता है, 100 तो आना ही चाहना चाहिए। तो इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात तो यह है कि फर्स्ट डाउन में कोई खिलाड़ी नहीं है और इस मैच में भी साई सुदर्शन के साथ इनको जाना पड़ेगा जो अभी तो टेस्ट क्रिकेट में आए ही है। हालांकि फर्स्ट डाउन के बाद सेकेंड डाउन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आते हैं शुभमन गिल और शुभमन गिल ने सीरीज के अंदर 4 सेंचुरी मार दी है। अगर आप देखोगे तो गिल ने लॉर्ड को छोड़ के हर जगह सेंचुरी मारी और पूरी सीरीज में लगातार इन्होंने रन बनाए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट मैच में भी इन्होंने सेंचुरी मार के बताया कि ऐसा नहीं है मैं एक मैच में बस चलता हूं, मैं हर मैच में चलूंगा और गिल की फॉर्म काफी अच्छी नजर आ रही है। बट गिल के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इंडिया में और वो होती है थर्ड डाउन के लिए। देखिए इंडिया में अभी तक फर्स्ट डाउन की बैटिंग बस प्रॉब्लम थी, बाकी इंडिया की बैटिंग में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि बाद में इंडिया की बैटिंग काफी अच्छी थी डीप में। लेकिन लास्ट मैच में ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए और अभी प्रॉब्लम फर्स्ट डाउन जैसे थर्ड डाउन में भी बन गई है। जैसे फर्स्ट डाउन में इंडिया के लिए कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो पक्का रन बनाएगा ही बनाएगा, वैसे थर्ड डाउन में कोई भी प्लेयर नहीं है। ऋषभ चले गए मतलब ऋषभ के रिप्लेसमेंट में कौन आएगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे अभी तो एन जगदीशन आ गए हैं टीम के अंदर, लेकिन एकदम से टीम में आके खेलने तो नहीं लग जाएंगे। मतलब ऋषभ की जगह एन जगदीशन तो नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा ऋषभ के रिप्लेसमेंट में। वेल अगर हम स्टैट वाइज देखें तो सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अभी ध्रुव जुरेल लगते हैं क्योंकि लास्ट 2 मैच से ध्रुव जुरेल कीपिंग कर रहे हैं, इनकी बैटिंग नहीं आई है क्योंकि ऋषभ की जगह कीपिंग बस करने आ रहे थे। ऐसे में अभी पूरा एनवायरनमेंट का हिस्सा बन चुके हैं तो बैटिंग इनकी आएगी तो ये रन बना सकते हैं, तो इनको मौका देना चाहिए ऋषभ की जगह। तो ऋषभ की जगह हम मान के चलते हैं कि यहाँ ध्रुव जुरेल आने वाले हैं और ध्रुव जुरेल के नंबर भी काफी बढ़िया है। ध्रुव जुरेल ने अभी तक अपने लाइफ टाइम में 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 202 रन बनाए हैं, 40 का इनका एवरेज है जो बताता है कि इनको मौका दिया जा सकता है। हाँ ये ऋषभ की कमी कितनी पूरी कर पाएंगे तो मैच में पता लगेगा, लेकिन ये सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अभी ऋषभ का है क्योंकि बाकी और उनके आसपास भी नहीं है। वैसे इसके बाद इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर आता है और वो है रविंद्र जडेजा। जडेजा लास्ट मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, उसके पहले लगातार हाफ सेंचुरी मार के आ रहे थे। जडेजा ने पिछले 6 इनिंग के अंदर मतलब 3 मैच में 4 हाफ सेंचुरी मारी है और 1 सेंचुरी मारी है। ऐसे में जडेजा जो है वो टीम इंडिया का स्तंभ है और इन्हीं के चलते इंडिया ने लास्ट मैच ड्रॉ कराया था। अगर जडेजा की वहां पार्टनरशिप नहीं होती तो मैच ड्रॉ नहीं होता। ऐसे में जडेजा जो है वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है इस मैच के लिए। कमाल बात है कि जडेजा ने सीरीज के अंदर भले ही 7 विकेट निकाले हैं, लेकिन ओवल के अंदर अभी कोई इंडियन बॉलर जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली है उसमें सबसे पहला नाम जडेजा का आता है। जो ओवल जहां ये मैच हो रहा है इस ग्राउंड के अंदर जडेजा ने 15 विकेट ले रखे हैं और पुराने इनके काफी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे में जब जडेजा बैटिंग से इतने अच्छे फॉर्म में है कि इनकी रन अभी जो रूट से ज्यादा है सीरीज के अंदर, बॉलिंग से इनके सबसे ज्यादा विकेट है इस ग्राउंड के अंदर, ऐसे में जडेजा जो है वो इंडिया के लिए हुक्म का इक्का हो सकते हैं। देखिए जडेजा ही वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया को ये मैच जिता सकते हैं क्योंकि ये बॉलिंग से इस ग्राउंड में काफी कुछ उखाड़ चुके हैं और बैटिंग से तो ये उखाड़ते ही आ रहे हैं लगातार, तो जडेजा के ऊपर सबकी नजर रहेंगी ही रहेंगी। बट जडेजा के साथ एक और खिलाड़ी सेम चीज कर सकता है और वो है वाशिंगटन सुंदर। वेल वाशिंगटन सुंदर भी लास्ट मैच में अपनी मैडन सेंचुरी मार के आ रहे हैं, 3 मैच में 7 विकेट निकाल चुके हैं, मतलब ये सॉलिड जडेजा जैसे खेल रहे हैं। ऐसे में इंडिया को जब 2 जडेजा मिल रहे हैं जो दोनों बॉलिंग भी कर रहे हैं बैटिंग भी कर रहे हैं तो ये काफी बढ़िया है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए काफी बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि डीप में बैटिंग और डीप में इनके पास बॉलिंग दोनों चीज इनको मिल रही है। बट इसके बाद इंडिया की प्रॉब्लम बढ़ती है। देखिए लास्ट मैच में इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप था उसमें अंशुल काम्बोज थे, उसमें शार्दुल ठाकुर थे, मोहम्मद सिराज थे और जसप्रीत बुमराह थे। ये चारों बॉलर इंडियन टीम का हिस्सा थे और ये 4 में से 3 बॉलर तो नहीं खेलने वाले इस मैच को। वेल कौन नहीं खेलने वाला और कौन खेलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए मोहम्मद सिराज तो ये मैच खेलेंगे ही खेलेंगे क्योंकि सिराज के बिना टीम इंडिया अधूरी लगती है। सिराज अपनी जान झोंक देते हैं तो सिराज तो पक्का खेलेंगे। बट इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात है कि बुमराह ये मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि वर्कलोड मैनेज करने के लिए बुमराह को 3 मैच खेलना था और इनके 3 मैच हो चुके हैं। मैनचेस्टर में इनको इसलिए खिलाया गया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन वो मैच अगर ड्रॉ हो गया है तो ये वाला मैच ये नहीं खेलेंगे, भले ही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच हो गया है। अभी सबको यही डर था कि मैनचेस्टर मैच अगर इंडिया हार गई है, ड्रॉ हो गया तो ओवल में जाके फिर और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच हो जाएगा और यही हुआ भी। ओवल का मैच अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मैनचेस्टर से भी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे बुमराह नहीं खेल सकते क्योंकि लास्ट मैच खेल चुके हैं तो बुमराह तो इस मैच को नहीं खेलने वाले।
दूसरी चीज, अंशुल काम्बोज भी ये मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि लास्ट मैच में इनका डेब्यू तो करा दिया गया, लेकिन ये बिल्कुल भी सफल नहीं रहे और लगातार ये फ्लॉप रहे। बैटिंग से इन्होंने 0 रन बनाए, रन कुछ बना नहीं पाए और बॉलिंग से 1 विकेट बस ले पाए, तो ये फिर से नहीं खेलने वाले हैं। तीसरे हैं शार्दुल ठाकुर, ये भी इस मैच को नहीं खेलेंगे क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी ऐसा कोई इंपैक्ट डाल नहीं पा रहे हैं, ना बॉलिंग से ना बैटिंग से। हालांकि बैटिंग से इन्होंने 41 रन बनाए थे, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि शार्दुल को इंडिया बॉलिंग के लिए ज्यादा रखती है। बैटिंग से बना दे 30 रन बना दे, 20 रन बना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बॉलिंग से 3 विकेट कम से कम एक इनिंग में लेके जाएं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत ही है। और शार्दुल को तो एक भी विकेट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में शार्दुल को भी ड्रॉप किया जा सकता है। इसका मतलब इस मैच में ना शार्दुल खेलेंगे, ना काम्बोज खेलेंगे, ना बुमराह खेलेंगे। तो इस मैच में इन तीनों को रिप्लेसमेंट में आएगा कौन? वेल, अगर हम देखें तो बुमराह की जगह बुमराह का सॉलिड रिप्लेसमेंट आकाशदीप आने वाले हैं, क्योंकि आकाशदीप अभी रिकवर हो गए, लास्ट मैच में रिकवर नहीं थे। और बिरमिंघम में जीत का कारण भी आकाशदीप थे, वो 10 विकेट लेके गए थे बुमराह की एब्सेंट में। ऐसे में आकाशदीप बुमराह के जगह आने वाले हैं, ये तो तय है। वेल, अब बचते हैं 2 प्लेयर, अंशुल काम्बोज और इसके बाद शार्दुल ठाकुर। इन दोनों के रिप्लेसमेंट में कौन आएगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अंशुल काम्बोज जो है और शार्दुल ठाकुर, ये दोनों बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे। इंडिया 2 ऑलराउंडर के साथ खेल रही थी, लेकिन इनकी जगह अब इंडिया 2 परमानेंट बॉलर को ला सकती है, क्योंकि इंडिया को बॉलिंग ज्यादा मजबूत चाहिए। और ऐसे में इंडिया के पास सबसे बेहतर ऑप्शन कुलदीप यादव और अर्शदीप है। मतलब अंशुल काम्बोज की जगह अर्शदीप आ सकते हैं और शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव आ सकते हैं। कुलदीप शार्दुल जैसे बैटिंग भी कर सकते हैं और उनसे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। साथ में अंशुल काम्बोज से बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग अर्शदीप कर देंगे। मतलब अर्शदीप का डेब्यू इस मैच में हो सकता है। इसका मतलब इस मैच में तीनों दीप हमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो कुलदीप हो, चाहे आकाशदीप हो, चाहे अर्शदीप हो। तीनों के रिप्लेसमेंट में तीनों दीप का आना यहाँ हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि 3 दीप में से कोई 2 आए, अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन आएगा, लेकिन 3 दीप में से 2 दीप तो पक्का आने वाले हैं। और देखने लायक होगा कि इस प्लेइंग 11 से इंडिया मैच जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। वैसे अभी मैंने जिस हिसाब से स्क्वाड बताई उसको देखते हुए आपको लग रहा होगा कि इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है और इंडिया कमजोर है। इसका रीजन साफ है, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी इंजरी है। इंग्लैंड की टीम में कोई इंजरी नहीं है, उनके पूरे पुराने खिलाड़ी हैं जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में जब इंग्लैंड में कोई इंजरी नहीं है तो वो बेहतर ही होंगे, और इंडिया में इंजरी है, इनके मेन प्लेयर में इंजरी है। बुमराह और ऋषभ जैसे इंडिया के सबसे मेन खिलाड़ी जब इंजर्ड हैं, तो ऐसे में साफ आपको दिख रहा है कि इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है और इंडिया बहुत कमजोर है। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि इस ग्राउंड में इंडिया मैच जीत सकती है, क्योंकि इंडिया ने इस ग्राउंड में मैचेस जीते हैं। और कमाल बात यह है कि इस ग्राउंड में ज्यादा मैच ड्रॉ हुए हैं। अब इस ग्राउंड में ड्रॉ ज्यादा मैच हुए हैं, ऐसे में मैच ड्रॉ की ओर भी जा सकता है। मतलब ड्रॉ होने के ज्यादा चांसेस है, 60% चांस है कि मैच ड्रॉ होगा। बट इंडिया को ये मैच ड्रॉ नहीं कराना है, किसी भी हालत में जीतना है, क्योंकि ड्रॉ में भी हमारी हार है, तो हमें जीतना ही होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया मैच जीत पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए बताइएगा। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।